बहुत समय पहले की बात है। एक बार छोटू और लंबू अपनी गाड़ी से सिंगरौली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। आय लंबू, कितना साल हो गया है भाई चचा मुरारी को देखे। बड़े दिनों बाद मौका मिला है उनसे जाके मिलने का। हाँ छोटू दादा। अब गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाओ, कहीं हमारा ट्रेन ना छूट जाए। थोड़ी ही देर में वो दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। अरे हमको तो लगा ट्रेन निकल गया होगा, पर वो तो अभी आया ही नहीं है। तभी रेलवे स्टेशन पर अगली आने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किशनगढ़ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। देखे छोटू दादा, हम एकदम सही टाइम पे पहुंचाए हैं स्टेशन। तभी वहाँ एक ट्रेन तेजी से आने लगती है और स्टेशन के पास आने पर भी रुकती नहीं है। स्टेशन पर खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ट्रेन में बोगी की जगह घर थे, जिसमें से लोग चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे थे। अरे हमें बचा लो, हमारी मदद करो। आय लंबू, ये कैसा ट्रेन है भाई? जल्दी गाड़ी निकालो, पता किया जाए कि यहाँ हो क्या रहा है। हाँ छोटू दादा, जल्दी चलिए। छोटू और लंबू अपनी गाड़ी में ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। आय लंबू, गाड़ी को ट्रेन के आगे तक ले चलो। लंबू गाड़ी को ट्रेन के आगे ले जाने लगता है, तभी उन्हें ट्रेन के इंजन पर एक शैतान नजर आता है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ सोच पाते, वो शैतान उन पर हमला करने लगता है। लंबू, जल्दी से गाड़ी को ट्रेन के पीछे लो, वहाँ हम लोग हमले से सुरक्षित रहेंगे। लंबू तुरंत गाड़ी को ट्रेन के पीछे ले जाता है और ट्रेन की पटरी पर चलाते हुए ट्रेन का पीछा करने लगता है। दोनों अपनी गाड़ी ट्रेन के पीछे लगा लेते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रेन एक सुरंग से गुजरती है और सुरंग के खत्म होते ही वो एक शैतानी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचकर ट्रेन एक जगह रुक जाती है। छोटू लंबू अपनी गाड़ी को पास ही छुपा देते हैं और एक चट्टान के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। छोटू दादा, वो देखिए, वो शैतान लोग सबको ट्रेन से ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर रहा है। तभी वहाँ शैतान देव आ जाता है और अपने शैतानी सैनिकों से कहता है, अरे ये क्या, बस इतने से लोग? अरे मूर्खों, इतने कम लोगों को खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी। जाओ और लोगों को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। छोटू और लंबू दूर से छुपकर ये सब देख रहे थे। छोटू दादा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, इन सब लोगों की जान बहुत खतरे में है। अबे हम करें तो क्या करें, हमरे पास अभी कोनो हथियारे नहीं हैं। अभी समझदारी इसी में है कि हम धीरे से यहाँ से निकल लें, वापस घर पहुँचकर देखते हैं कि क्या किया जाए। फिर छोटू और लंबू अपनी गाड़ी में बैठकर वापस टनल के रास्ते धरती लोक में वापस आ जाते हैं। आय लंबू, जल्दी से साइंटिस्ट सुरेश के पास चलो, हमें उसका मदद लेना होगा। थोड़ी ही देर में वो दोनों साइंटिस्ट सुरेश के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है, मेरे पास एक अल्ट्रा फाइटर हेलीकॉप्टर है। मैं उसमें कुछ टर्बो मिसाइल और हथियार फिट कर देता हूँ, जो शैतान को हराने में तुम्हारे काम आएंगे। सुरेश उन्हें वो अल्ट्रा फाइटर हेलीकॉप्टर तैयार करके दे देता है, जिसे लेकर छोटू और लंबू वापस उस टनल की ओर बढ़ते हैं। टनल के पास पहुंचते ही छोटू हेलीकॉप्टर को वहीं हवा में रोक देता है। क्या हुआ छोटू दादा, रुक क्यों गए? अरे वो बड़का शैतान छुटका शैतान से बोला था कि और लोग को लेके आओ, तो वो लोग पक्का ट्रेन लेके इधर सुरंग से आएगा, पर अब का बार वापस नहीं जा पाएगा। क्या समझे लंबू? हम समझ गए छोटू दादा, सब हथियार तैयार है। जैसा छोटू ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद उन शैतानों की ट्रेन उस सुरंग से तेजी से निकली। आय लंबू, चलाओ गोली, ये शैतान लोग अब की बारी बच के जाने ना पाए। लंबू और छोटू दोनों मिलकर उस ट्रेन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। देखते ही देखते ट्रेन में आग लग जाती है।
शैतान अपनी जान बचाने के लिए उस जलती हुई ट्रेन को वापस अपने लोक की ओर ले जाने लगते हैं। छोटू दादा, देखिए ये लोग तो वापस भाग रहा है। चलो फिर हम भी चलते हैं इनके साथ। छोटू और लंबू उस बर्निंग ट्रेन का पीछा करते हुए शैतान लोक में पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि वो ट्रेन रुके उस पर टर्बो मिसाइल से हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं। महाशैतान देव ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और हेलीकॉप्टर पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करने लगता है। छोटू लंबू किसी तरह उस हमले से बचकर उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। छोटू दादा, हमको नहीं लगता कि बड़का शैतान पे गोली का कोई असर हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ये हमको ही मार डालेगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा? अगर गोली से काम नहीं बन रहा है तो अपने पास तो एक तो गोला भी तो है। ये कहकर छोटू ने सुपर भौकाल मिसाइल उस महाशैतान की ओर दाग दी। वो मिसाइल तेजी से उड़ते हुए सीधा उस शैतान के पेट में लगी और वो शैतान वहीं धराशायी हो गया। छोटू और लंबू ने तुरंत हेलीकॉप्टर से उतरकर पिंजरे से सभी लोगों को आजाद किया और ट्रेन के मालगाड़ी डब्बे में सबको चढ़ा दिया। फिर हेलीकॉप्टर की मदद से उन सब लोगों को वापस धरती लोक में सुरक्षित लेकर आ गए। वापस आते ही सभी लोगों ने लंबू छोटू का धन्यवाद किया और खुशी से जश्न मनाया। अमीर वर्सेस गरीब की मिनी मोटर बाइक रेस। सिंगरौली नाम के एक गांव में पुनीत नाम का एक गरीब लड़का हुआ करता था। वो शाम को रेलवे स्टेशन पर समोसा बेचता था और दिन में कॉलेज जाता था। हर दिन कॉलेज से लौटते वक्त बाइक के शोरूम के पास ठहरकर उन बाइक्स को बहुत आस से देखता था। वाह, क्या जबरदस्त बाइक है! इन्हें खरीद कर चलाने वाले कितने खुशनसीब होते होंगे, ऐसा सोचता था। उसके कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बाइक पर आते थे। उसी कॉलेज में धनवीर नाम का एक बहुत ही अमीर लड़का हुआ करता था। वो एक दिन अपनी नई सुपर बाइक पर स्कूल आया। उसकी सुपर बाइक्स को सारे स्टूडेंट्स रुचि से देखने लगे। अरे वाह धनवीर भाई, फिर से नया बाइक खरीदा? कितने का है? क्या मैं इसे एक बार चला सकता हूँ प्लीज? क्या कहा? तुम ये बाइक चलाओगे? शक्ल देखी है अपनी, गरीब कहीं का। इसे मैंने अमेरिका से स्पेशल मंगवाया है और ये कितने की भी हो, तुम्हें क्या? तुम्हारी औकात से बाहर है। अब इसे देखना बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर उसकी बहुत बेइज्जती की। वो बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगे। पुनीत को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चला गया। पुनीत के पिता एक गरीब कारपेंटर थे। उनका नाम श्रीनाथ था। एक दिन किसी के यहाँ अपना काम खत्म करके मालिक से पैसे ले रहा था, तभी उसने वहाँ एक पुरानी खटारा बाइक को देखा। ओके, हो गया भाई, क्या देख रहा है? ये बाइक तो बहुत पुरानी हो गई है और काफी टाइम से चली भी नहीं है और मेरे बेटे ने कार खरीद ली है, इसलिए इसे कोई नहीं चलाता। और चाहो तो तुम ले जाओ, और लेकिन ये स्टार्ट होगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मेरे बेटे को बाइक बहुत पसंद है। वो बेचारा कई दिनों से मांग रहा था। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब। इस तरह श्रीनाथ उस बाइक को लेकर घर आया। उस बाइक को देखकर पुनीत खुशी से झूम उठा। अरे वाह पिताजी, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? मुझे अपनी बाइक पर घूमने की कब से आस थी। वो क्या बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच पिताजी, कहकर खुशी से नाचने लगा। फिर अगले दिन उसमें पेट्रोल डाला और उसे लेकर कॉलेज गया। कार और बाइक्स पर आने वाले बाकी स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देखने लगे। कॉलेज खत्म होने के बाद पुनीत अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश किया, पर वो चालू नहीं हुई। क्या रे, स्टार्ट नहीं हो रही? लगता है तुम्हारा बाप इसे किसी कबाड़ी के यहाँ से उठाकर लाया होगा। इसका इंजन सीज हो गया होगा,
कितना भी पेट्रोल डालो ये स्टार्ट नहीं होगी और इसे रिपेयर कराने की तुम्हारी स्थिति ही नहीं है। अब तेरे पास इस कबाड़ को धक्का मार के घर ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो बेचारा जब बाइक को धक्का मार के ले जा रहा था तो सब लोग उसका मजाक उड़ाकर उस पर हंस रहे थे। एक दिन कॉलेज के बाहर इकट्ठा होकर सब बात कर रहे थे। अरे कुछ पता भी है, ब्रेडस्टोन टायर कंपनी वाले इस बार हमारे गांव में बाइक रेस कंपटीशन के लिए आने वाले हैं। उसमें जीतने वाले को 3 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर पुनीत सोच में पड़ गया। घर पहुंचकर पुनीत बाइक कंपटीशन के बारे में सोच रहा था। अगर मेरी बाइक खराब ना होती तो मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लेता। तभी उसके घर के सामने एक गैस सिलेंडर वाला टेम्पो आकर रुका। फिर डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेकर आया और उसके वहां रखकर चला गया। ये देखते ही पुनीत को एक आइडिया सूझा। वो मैकेनिक शॉप पर गया और कुछ वायर्स, मीटर्स, ट्यूब्स और पाइप्स लेकर आया। फिर गैस सिलेंडर को इन सबके इस्तेमाल से बाइक में जोड़कर फिट कर दिया। फिर बाइक को जैसे ही स्टार्ट किया वो स्टार्ट हो गई। अगले दिन बाइक रेस कंपटीशन के लिए सभी बाइक्स तैयार खड़े थे। अरे ये क्या है रे? तुम यहाँ बाइक रेस लगाने आए हो कि चाट पापड़ी बनाने? सभी उसके बाइक को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी ही देर में झंडा गिरते ही बाइक रेस शुरू हो गई और सारी बाइक्स आगे बढ़ने लगी। धनवीर अपनी सुपर बाइक में तेजी से आगे निकल गया। तभी सबसे पीछे चल रहा पुनीत ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाया और एक एक करके सभी बाइक्स को ओवरटेक करने लगा और देखते ही देखते वो धनवीर की बाइक को भी पार करके आगे निकल गया। वो रेस कंपटीशन बहुत देर तक चला और आखिर में पुनीत अपनी गैस बाइक पे सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करके प्रतियोगिता जीत गया। ब्रेडस्टोन कंपनी के मालिक ने 3 लाख का चेक पुनीत को दिया। ये देखकर वहां आए सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। पुनीत के पिता श्रीनाथ खुश होकर उससे कहा, बधाई हो बेटा, तुमने इतनी पुरानी बाइक को इतनी मेहनत से मॉडिफाई करके कंपटीशन जीत ही लिया। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें नई बाइक नहीं दिलवा पाया, पर अब तुम इन पैसों से अपने लिए नई बाइक खरीद सकते हो। नहीं पिताजी, जो बाइक आपने मुझे लाकर दी मेरे लिए वो ही सबसे बेस्ट बाइक है। ये पैसे आप रख लो, इन्हें हम लोग अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर धनवीर और बाकी लोग अपनी गलती मानकर अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। मेरे को माफ कर दो पुनीत भाई। तब से पुनीत को देखकर और लोग भी अपनी गाड़ियों में गैस सिलेंडर लगाकर चलाने लगे। बफेलो ट्रेन रेस्क्यू, पटरी पर भैंसा ट्रेन बचाओ। विंदनगर नाम के गांव में एक बिना फाटक का रेलवे क्रॉसिंग हुआ करता था, जहां से रोज दिन में कई सारी ट्रेन गुजरती थी। उसी गांव में रंजीत नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक भैंसा था जिसे वो खेत जोतने और सामान यहाँ वहां लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था। उसे अपने भैंसे से बहुत लगाव था। एक दिन रंजीत अपनी बीवी से, सुनती हो, मैं फसल बेचने शहर जा रहा हूँ, वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम अपना और घर दोनों का ख्याल रखना। ठीक है जी, आप भी आराम से जाना। और सुनिए, जा ही रहे हैं तो इस भैंसा को बेचकर एक नया ट्रैक्टर ही ले लीजिए, उससे आपका काम भी जल्दी हो जाया करेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अरे ये क्या बोल रही हो, वो भैंसा हमारे परिवार का हिस्सा है और मेरे लिए बहुत लक्की भी है। आज के बाद कभी भी उसे बेचने की बात मेरे सामने मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर गुस्से में शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते पर एक ट्रेन क्रॉसिंग था। रंजीत अपनी फसल को भैंसा गाड़ी पे लादकर ट्रेन क्रॉसिंग के पास पहुंचकर उसे क्रॉस करने ही वाला था।
कि तभी भैंसा वहीं पटरी पर रुक गया। रंजीत अपने भैंसा से, क्या रे, तू हर बार यहीं आकर रुक जाता है, मेरे तो समझ के बाहर है। इतने में एक ट्रेन बहुत तेजी से उस पटरी पर आने लगी। ट्रेन के ड्राइवर कमलनाथ ने दूर से पटरी पर खड़ी भैंसा गाड़ी को देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए। कमलनाथ फिर रंजीत के पास आकर बोला, क्या रे, तू हर बार अपनी भैंसा गाड़ी यहीं रेलवे क्रॉसिंग के पास आके रोक देता है, शर्म नहीं आती तुझे? कितनी बार कहा है, तू सुधरेगा नहीं क्या? ओ भाई, थोड़ी तमीज से बात करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, वो अपने आप यहाँ रुक जाता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कहानी मुझे ना बताओ, अगली बार अगर तुम्हारी भैंसा गाड़ी यहाँ रुका तो मैं ट्रेन से ठोक दूंगा, समझा? कहकर चला गया। जब ये सब चल रहा था तब उसी गांव में डाकुओं का एक गैंग एक गुफा में इकट्ठा हुए थे। डाकुओं का सरदार, अरे जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा हाथ मारने का मौका मिला है। कल हमारे गांव से करोड़ों का सोना और पैसा लेकर एक ट्रेन गुजरेगी। हम उस ट्रेन की पटरी पर एक खड्डा खोदेंगे। जैसे ही वो ट्रेन पटरी से उस खड्डे में गिरेगी, हम वो सारा सोना और पैसा आसानी से लूट लेंगे। एक बार ये माल हाथ लग गया तो जिंदगी में कभी डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही 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 ही। उस रात डाकुओं ने पटरी पर बारूद लगाकर एक धमाका किया और पटरी को उड़ाकर एक बड़ा सा खड्डा बना दिया। अगले दिन रंजीत हमेशा की तरह अपनी भैंसा गाड़ी में जा रहा था और फिर से ठीक ट्रेन क्रॉसिंग पर आकर भैंसा रुक गया। रंजीत अपनी भैंसा को देखकर, क्या रे, तू फिर यहीं पर आकर रुक गया? इस बार वो ट्रेन ड्राइवर आएगा तो हम दोनों पे ट्रेन चढ़ा देगा, कहकर नीचे उतरा और भैंसा गाड़ी को पीछे से धक्का मारकर पटरी से उतारने की कोशिश करने लगा। दूर खड़ा डाकुओं का सरदार अपने आदमियों के साथ छिपकर देख रहा था। अरे कौन है ये गधा जो एकदम पटरी पर आकर रुक गया? अरे नहीं सरदार, जो पटरी पर रुका है ना, वो गधा नहीं भैंसा है। सरदार सर पीट कर, अरे मूर्ख, अगर वो ट्रेन उस खड्डे में नहीं गिरी तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। चलो तो हम सब मिलकर उस भैंसा गाड़ी को धक्का मारते हैं, कहकर सभी डाकू उस भैंसा गाड़ी को धक्का मारने लगे, दम लगा के। ऐसा इतने में ट्रेन दूर से स्पीड में वहां आ रही थी। अंदर बैठा ट्रेन ड्राइवर कमलनाथ। इस रंजीत को इतनी बार समझाया पर इसकी अकल नहीं आई। बस अब बहुत हो गया, अभी इसे सबक सिखाता हूँ, कहकर तुरंत पुलिस को फोन मिलाकर सब बताया। कमलनाथ ने फिर ट्रेन के ब्रेक्स लगाए और भैंसा गाड़ी के पास ट्रेन को रोका। कमलनाथ रंजीत के पास पहुंचकर, अरे महामूर्ख मंद बुद्धि, कोई शर्म लिहाज है तुझमें कि नहीं? कब समझेगा तू, हैं? वो देखो, इज्जत से बात करो, अभी पलट के मैं 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि इतने में पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए। आते ही उन्होंने तुरंत सभी डाकुओं को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और रंजीत के पास आकर पुलिस ऑफिसर, थैंक यू रंजीत, बहुत समय से इन डाकुओं ने हमारी नाक में दम कर रखा था। आज तुम्हारी वजह से हम इनको पकड़ पाए। अगर ये यहाँ हैं, इसका मतलब जरूर कुछ बड़ा प्लान किया होगा। इतने में एक कांस्टेबल दौड़ा दौड़ा वहाँ आया। सर आप मेरे साथ आइए सर, बहुत अर्जेंट है सर, जल्दी चलिए। सब वहाँ आगे जाकर देखे तो ट्रेन पटरी टूटी पड़ी थी और बड़ा सा खड्डा बना हुआ था। तब कमलनाथ रंजीत से, आज मेरी ट्रेन को, उसमें बैठे सभी यात्रियों को और देश के बहुत सारे धन को बचाया है तुमने। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत। धन्यवाद मुझे नहीं, मेरे भैंसा को बोलो। हाँ, ये सब उसकी वजह से है। तब कमलनाथ जाकर रंजीत के भैंसा को बोला, श्री श्री 1008 भैंसा देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखकर सभी हंसने लगे।